जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि चैप्टर वाइज चल रहा है हिस्ट्री और बायोलॉजी। कल कराए थे यूरोपीय कंपनी का आगमन और आज करा रहे हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिंग। रॉजर ड्रेक। रॉजर ड्रेक। द्वैत शासन कब लागू हुआ था? शासन 57 1765 में। 65 में। द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1765 में। हाँ, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तत्कालिक गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हम्म, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। 1764। उस समय बंगाल का तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन था? बेनिस्टाड। बेनिस्टॉट। बेनिस्टॉट। बंगाल आकलन कब हुआ था? 1770 में। ठीक है, उस समय बंगाल का तत्कालिक गवर्नर जनरल कार्टियर। कार्टियर। कौन था? कार्टियर। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में हाँ, मुनरे। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरे। कौन किया था? हेक्टर मुनरे। ठीक है। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य क्षय हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, सही है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव। कौन लिखा था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। क्लाइव के द्वारा, ठीक है। सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में। 1816। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और बीच। नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? अवध। नहीं, तो झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर, सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा। सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध किस गवर्नर जनरल से थे? विलियम बेंटिंग। किससे? विलियम बेंटिंग। बोडियार के शासक कौन थे? बोडियार। मैसूर रियासत। मैसूर रियासत। मैसूर रियासत। रियासत। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वारेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेज का सबसे सर्वाधिक विरोध। हाँ,
अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था मराठों ने। मराठा पेशवा। हाँ, मराठों ने। मराठा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का क्या था? इनके बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रदर्शन किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ताकि फिर मतलब ओकरा पर कब्जा किया जा सके। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। कब्जा करना। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? शिक्षा प्रणाली की बेंटिंग। मैकाले। मैकाले ने कब डाली थी? मैकाले। हाँ, 1835 में। 1837 में। 1835 में। 1835 मैकाले मिनट। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु गोविंद। किसने किया था? गुरु गोविंद। गुरु अर्जुन देव। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। भारत में वायसरायों में किसके काल में इंडिया भारतीय वायसरायों में किसके काल में इंडिया पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड को और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पराजित किए हैं? कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। डलहौजी। रेलवे का भी शुरुआत कौन किया था? डलहौजी ने। सती प्रथा का अंत करने वाला ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? अवध के? हाँ, सादत खां। शहादत खां। बुरहानुल मूल। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट अकबर। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अजीजुद्दीन आलम द्वितीय। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग। बैटिंग। बैटिंग। विलियम बेंटिंग। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के किस शासक दुख की काली रात का आरंभ हुआ? यह किस बंगाल कवि का कथन है? ये नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन। एक नंबर नवीन चंद्र। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उप दीवान किसे बनाया था? राजा सीताब को। मोहम्मद राजा खान को। मोहम्मद रजा खान को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया वह कौन था? सर अय्यरकोट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? महाराजा रंजीत सिंह के? हाँ, खड़क सिंह। कौन था? खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व और संस्थापित कर दिया था वह कौन सा युद्ध था? बक्सर का। कौन सा युद्ध? बक्सर का। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिशन। किस किससे संबंधित है? सुकरचकिया मिशन से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था?
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कौन? लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। हाँ, मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था? मीर कासिम। मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799। 1799। कब? 1799। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय। किसके समय? सिराजुद्दौला के समय। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का संपन्न किया? पलासी युद्ध। पलासी का युद्ध। कौन था? पलासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है एक शस्त्र नागरिक तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल नाम जो है ना, तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट। कब? 1773। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स। तो बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, 1784। 1784। कब? 1784। 1784 के समय। अच्छा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध। हाँ, 69 से 67 से 69। 69 नहीं, 1775 में। 1790 से 92 कब चला था? तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824। 1824 से 26। 1824 से 26। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय 1845 से 46। लगता है गलत। चलो शुरू रहेगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 67 से 69। चलिए बताइएगा, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। हाँ, ये जो है ना, चलो इसका भी बढ़िया से इसको समझाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 में। चला था 67 से 69, लेकिन हुआ था कब? 1775 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में। कब हुआ था? 1780 में। दूसरा 1780 में हुआ। अब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में। कब हुआ था? 1838। अब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 में। 1824 में। हाँ, शुरू जो होता है 1824 में। उधर पीछे जो बताए थे ना, वो उतना मतलब चला था। ये डायरेक्ट वहाँ से, जैसे
ये चला था 67 से 69 जो चला था ना प्रथम प्रथम, तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध हाँ 1775 में चला था। 1700 वहाँ से वहाँ तक ये चला था, लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 में। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कौन किया था? किसके समय हुआ था? डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु। नृत्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? सैयद बंधु। किसे? सैयद बंधु। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? फर्रुखसियर। किसका? फर्रुखसियर। सैयद बंधु का पतन किसके समय हुआ? सैयद बंधु का पतन मोहम्मद शाह। सैयद बंधु का पतन किसके समय हुआ? मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा गया? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुआ? शाह आलम द्वितीय। किसके समय? शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय। किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। अंग्रेज का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह? पेशनर बनने वाला। पेशनर। अंग्रेज का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह। पेशनर। शाह आलम द्वितीय। यही अंग्रेज का पेशनर बना था। पेशनर। हाँ। बंगाल का संस्थापक कौन था? बंगाल के? हाँ। मुर्शिद कुली जाफर खान। बंगाल का संस्थापक? मुर्शिद कुली जाफर खान। अब फर्रुखाबाद के? मोहम्मद खान बंगस। कर्नाटक का? शहादत उल्ला खान। कर्नाटक का संस्थापक शहादत उल्ला खान। अवध का? शहादत खान तो कर्नाटक के है। अवध का? मीर मोहम्मद अमीन शहादत खान। मीर मोहम्मद अमीन शहादत खान। बुरहानुल मुल्क कहा जाए। रुहेलखंड का संस्थापक? अली मोहम्मद खान। कौन? अली मोहम्मद खान। भरतपुर का संस्थापक? बदन सिंह। भरतपुर का संस्थापक? बदन सिंह। मैसूर का संस्थापक? हैदर अली। मैसूर का संस्थापक? हैदर अली। मैसूर का स्थापना कब हुआ था? 1761 में। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे?
अवध के अवध के नवाब। नवाब। कहाँ के? अवध अवध के। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन। चूड़ामन। हाँ, किसके? चूड़ामन के। चूड़ामन। मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। किससे? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार के सूबेदार बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? शुजाउद्दीन को प्रदान की कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वजीर खान। सिराजुद्दौला। कौन हुआ था? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान के सिराजुद्दौला। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? 1765 में। कब हुआ था? 1765 में। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? मीर कासिस को। मीर जाफर को। मीर जाफर को गधा हाँ, या सियार कहा जाता है। गधा या सियार किसे कहा जाता है? मीर जाफर को। मीर जाफर को। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया? मुबारक उदौला। मुबारक उदौला। उदौला। मुबारक उदौला को। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? किसने? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज को पहले तो अकाट से निकाला बाहर करके और अंतः भारत से? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कब हुआ था? 1769। मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत हुआ था? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। किस संधि के तहत? मंगोल की संधि। मंगोल की संधि। मंगलौर की संधि। कौन? मंगलोर की संधि। हाँ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत हुआ था? तृतीय मंगोली थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हैदर अली। जनरल स्मिथ। किसने किया था? जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजी सेना? जनरल आयरकोट। कौन था? अय्यरकोट। जनरल अय्यरकोट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंग्रेजी नेतृत्व करने वाला कौन था? अंग्रेजी नेतृत्व। हाँ, अंग्रेजी सेना जो नेतृत्व किया था उसका नाम क्या था? मेजर जनरल मेडोज। क्या था? मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व में हुआ था? जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? पोटोनवा के युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस दौरान हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर के 80 से 1782 में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु 1782। 80 से 84 चला था बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस। कौन था? वारेन हेस्टिंगस।
बताइए। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। किसने कहा था? टीपू सुल्तान। हाँ, टीपू सुल्तान ने कहा था। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे नो दाद दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये नौवा गुरु था थेरू जी हाँ। तेग बहादुर। तेग बहादुर। कौन था? तेग बहादुर। सर तेग दाद बहादुर। सिरे ना दाद। सर कटा सकते हैं लेकिन सिख धर्म के बारे में बता नहीं सकते। किस सिख गुरु को बकला दा बाब कहा जाता है? तेग बहादुर। तेग बहादुर। बकला के बाबा कहा जाता है। बकला दा बाबा। बकला बाबा। किसने मुर्शिदपुर किसने मुखलिसपुर में लाहौरगढ़ नामक मजबूत किला बनाया? बंदा बहादुर। बंदा इसका बहादुर। दूसरा नाम क्या है? वीर बंदा बैरागी। वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? बताइए। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या किया गया? फर्रुखसियर। क्या होगा? फर्रुखसियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? दल कपूर सिंह। कौन था? कपूर सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? रणजीत सिंह। लाहौर। लाहौर के बाद रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। क्या होगा? अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर एवं अमृतसर छीने? भंगी। हाँ, भंगी। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में। रोपड़ की संधि 1831। त्रिपक्षीय संधि 1836। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे कौन? सिख राज्य के पंजाब में सिख रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। लाहौर की संधि कब हुआ? 1846 में। लाहौर की संधि कब हुआ? 1846 में। भैरोवाल की संधि कब हुआ? ये भी 1846 में। भैरोवाल की संधि 1846। अब पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? पंजाब को 1849 में। कब हुआ? 1849 में। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध पर विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो। हाँ, लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? कौन कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कार किसे कहा जाता है? किसे? डुप्ले को। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी।
सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की 1816 में। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26। हाँ, 1824 से 26। 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1852। 1852। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 85 से 86। 85 से 1885 से 86। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अरे लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। लाहौर थी। चलो अथी करते हैं स्टार्ट। बायोलॉजी। चलिए बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? चलिए, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी मेयर ने। किसने किया था? मेयर। किसने किया था? मेयर ने। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक, टिश्यू। शीर्षविभोज्योति उत्तक किसके लिए होता है? लंबाई वृद्धि के लिए। लंबाई वृद्धि के लिए कौन होता है? शीर्षविभोज्योति उत्तक। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभोज्योति द्वारा होता है? संवहन का निर्माण। हाँ, पार्श्व विभोज्योति किस? पार्श्व विभोज्योति। पार्श्व विभोज्योति वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कौन? द्वितीय विभोज्योति। हाँ, ये भी तो कैम्बियम। कैम्बियम है द्वितीय विभोज्योति की वृद्धि के लिए। कैम्बियम। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है शीर्ष विभोज्योति का, दूसरा है कैम्बियम, पहला शीर्ष विभोज्योति। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है किसका? पार्श्व विभोज्योति का। किसका? पार्श्व विभोज्योति। किस पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? पार्श्व विभोज्योति। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है? कैम्बियम। क्या नहीं होती है? कैम्बियम। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभोज्योति द्वारा होता है? संवहन का। हाँ, पार्श्व विभोज्योति के द्वारा। मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक? सिंपल टिश्यू मतलब सरल उत्तक। सिंपल टिश्यू। किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है? पार्श्व विभोज्योति। मृदु उत्तक और स्थूलकोण उत्तक। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? मृदु उत्तक का मुख्य भोज्य पदार्थ का संवहन करना। क्या करना? संवहन करना। भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। वायु उत्तक। हाँ, स्टॉक मतलब संग्रह, स्टोरेज। वायु उत्तक किन पौधों में पाया जाता है? वायु उत्तक। हाँ, जलीय पौधा। हाइड्रोफाइटस। हाँ, तो ये थोड़ी जलीय पौधा। हाइड्रोफाइटस कौन था? हाइड्रोफाइटस पौधा जलीय। हाइड्रोफाइटस। कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष में नहीं? कोलेनकाइमा। स्थूलकोण उत्तक। कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? स्थूलकोण उत्तक नहीं होता है जड़ में। स्थूलकोण उत्तक होता लचीलापन के लिए। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? दृढ़ उत्तक। किस उत्तक की प्रचुरता? दृढ़ उत्तक। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है क्वार्क कोशिका में। क्वार्क टिश्यू। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वार्क कैम्बियम से। वाणिज्य मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कैम्बियम से। कर्वेकर सुबेर से। मृदु उत्तक की कोशिका होती है कैसा? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। किस उत्तक की कोशिका में अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है? मृदु उत्तक में। विभोज्योति और दृढ़ उत्तक। क्या होगा? विभोज्योति और दृढ़ उत्तक।
रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं कहाँ? बाहरी त्वचा में। कहाँ? बाहरी त्वचा में। पौधा का सबसे बाहरी स्तर छिलका को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहते हैं। एपिडर्मिस, अधिचर्म, क्या कहते हैं? अधिचर्म। तो उसी तो बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अधिचर्म के एपिडर्मिस बोलता है। एपिडर्मिस। हाँ, अधिचर्म। आर्किड में विलोम उत्तक पाया जाता है किसमें? जलीय पौधा। मूल में, मतलब जड़ में। किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक अंतःग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? आर्किड। अधिपादप मूल में। किसमें? अधिपादप जड़ में। पौधे के अंतः त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? परिरंभ। क्या कहते हैं? परिरंभ। कौन सा परत भरण या मूल उत्तक में के अंतर्गत शामिल है? कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीढ़ किरणें। सभी। हाँ। कौन अजैव पदार्थ का संचय करता है? इडियोप्लास्ट। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी कितना? 50 वर्ष। 50 वर्ष। जितना रहते हो उतना। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? किसकी सक्रियता? हाँ। अंधारंभीय एधा की। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलय द्वारा। वार्षिक वलय के गिनती करके। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वातावायु एक समान। स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, इसी के कारण। जटिल उत्तक बना होता है विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4 तत्वों से। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है, क्या? क्रियात्मक केंद्र के अभाव के कारण। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका का बना होता है? जाइलम तत्व। जाइलम मृदुत्तक। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? वार्षिक वलय के कारण। कॉर्क, वार्षिक वलय तो गिनता है। कॉर्क के बाहर परत बन जाने से। तो जम जाना से। पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जलवाहन के लिए। किसके लिए? जलवाहन के लिए। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी किसके लिए? भोजन आहार। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है 2 चालनी नलिका के बीच। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है कौन? शाह कोशिका। कौन करता है? शाह कोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तंतु। चालनी नलिका। कौन होगा? चालनी नलिका। कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला उत्तक। टिश्यू। उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? एपिडर्मिस। मतलब क्यूबाइडल एपिडर्मिस। कौन होगा? क्यूबाइडल एपिडर्मिस। एपिथेलियम, क्वाइडल एपिथेलियम। अंगों को विसरण, स्रावन तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक कौन है? एपिथेलियम। कौन है? एपिथेलियम। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? सल की परिस्थितियां। एपिथेलियम। सल की एपिथेलियम। एपिथेलियम उत्तक के कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं। कैसा?
स्तंभाकार। स्तंभकार। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा करना। क्या है? सुरक्षा। पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा के कारण। एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी कौन है? बसमय ऊतक। बसमय ऊतक। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? बसमय ऊतक। बसमय ऊतक का। कौन एक शरीर को गर्म रखने से उत्तरदायी है? बसमय ऊतक। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। किसमें? एरियोलर ऊतक में। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन उपास्थि में। टेंडन का निर्माण होता है हड्डी। श्वेत तंतुमय ऊतक से। किससे? श्वेत तंतुमय से, व्हाइट फाइबर से। श्वेत तंतुमय ऊतक से। लिगामेंट का निर्माण होता है किसमें? लिगामेंट का निर्माण पीला तंतुमय ऊतक से। किससे? पीला तंतुमय से। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आंसू। लेक्राइमल ग्रंथि। आंसू। किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? किरेटिन। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है अस्थि में। किसमें रहती है? ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में। अस्थि में। मास्टर कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? संयोजी ऊतक में। मास्टर कोशिकाएं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन होता है कौन? कोलेजन। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आँख के पलक पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है पैर के नीचे, तलवे के, दूसरा हाथ के। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार कौन है? पेशीय ऊतक। कौन है? पेशी ऊतक। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कौन? कोलेजन। आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? आरेखित। पेशीय ऊतक न है। पेशीय। कौन सा ऊतक है? पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक है? पेशीय ऊतक। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रेखित पेशी। यानी अच्छी पेशी। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। बायोप्सी संबंधित है कैंसर उपचार में। परीक्षण के लिए उनको शरीर से अलग करने में। कैंसर हो गई। इंटरकेलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं हृदय में। किसमें? हृदय में। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है सार्कोप्लाज्म पेशी ऊतक में। किसमें? पेशी ऊतक में। पेशीय ऊतक में। वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती वह कौन है? राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम क्या है? गोल्जी उपकरण। क्या है? गोल्जी उपकरण। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है क्या? केंद्रकाव। क्या कहलाता है? केंद्रकाव। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है वह क्या है? गोल्जी उपकरण। किसमें? गोल्जी उपकरण।
केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में लिपिड अणुओं को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? राइबोसोम। चिकनी अंतःप्रद्रव्य अच्छा। जालिका। चिकनी प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन है? राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है किसमें? पेशियों में। संकुचनशील पेशियों में। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर। पोर्टर। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? पैलेड। पैलेड। तारक काय की खोज किसने की थी? तारकाय के बोवेरी। किसने? तारकाय का खोज भी बोवेरी। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन से। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेंट्रोसोम। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। सेंट्रोसोम जो करने हुए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है क्या? उत्परिवर्तन। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 46। समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में। किस में होता है? कायिक कोशिका में। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कथी को? राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। हाँ, एनटीपीसी का क्वेश्चन ही पूछा। कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? लवक। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? पुरकिंजे ने। किसने? कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? कवक। ऐसे ही हमारी ऑप्शन के बिना। कोशिका में कितने प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज तक यहीं, फिर कल मिलते हैं।